मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। मित्रों, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज ये हिंदी का तीसरा मॉक टेस्ट है। उसके पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्या नाम है इसका? स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। इस पर आपको कितनी ही परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है, जैसे कि शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता भर्ती, अग्निवीर, इंडियन नेवी, शिक्षक व्याख्याता भर्ती, आत्मानंद विद्यालय एसएससी सीएचएसएल, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज सहायक प्रबंधक, बीएससी नर्सिंग वन रक्षक इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं हैं। और हाँ मित्रों, हाल ही में जो आपकी छत्तीसगढ़ एसआई मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। व्याकरण का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको उसे हमारी क्लास से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम बढ़ेंगे आगे, उसके पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक और चैनल है जो कि SSC 77 यूपी के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब अवश्य ही करें। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ मित्रों, मेहनत यदि आप कर रहे हैं, मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। कितनी ही अच्छी क्लासेस हैं हमारे चैनल पर। आप यदि अभी तक नहीं पहुँचे हैं उस जगह पर पहुँचिए। सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट में आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आपको वह अवश्य ही मिलेगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उस पर क्लासेस उपलब्ध कराएं तो आप वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी क्लासेस भी लेकर के आएंगे। चलिए, आज का पहला टेस्ट, पहला क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट संख्या जो है 3 है आपका। तो मॉक टेस्ट 3 में हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। चलिए आप बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है? पहला 2 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से या फिर 8 प्रकार से। सोच समझ के बताइएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि इसके बहुत सारे भेद हैं, किस आधार पर इसके 3 प्रकार किए गए, फिर तीनों के अलग अलग प्रकार कर दिए गए हैं। तो वो सारे प्रकार आगे क्या है, चलिए बताइए। अब वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से है, तो प्रयोग पहला आ जाता है आपका प्रयोग या संरचना के आधार पर। जी हाँ मित्रों, प्रयोग या संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 2 हो जाते हैं। फिर आगे अभी आपको मिलेगा 3 प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। वर्गों का वर्गीकरण कुल पूछा जा रहा है, कुल कितने आधार पर होता है तो आपको बताना होगा। देखिए, कुल कितने आधार पर किया जाता है, तो यह 3। प्रयोग, जिसे कि आप रचना या संरचना भी कह सकते हैं, उसके आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। और इन सभी के भेदों के अंतर भी कई प्रकार के वाक्य हैं। जैसे यदि आप जानना चाहें, चलिए अगला पेज लेते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या वाक्यों का वर्गीकरण कुल कितने आधार पर किया था, तो 3। पहला देखिए, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसमें आपके आ जाता है 3। कितना जाता है? 3। 3 कौन कौन से हो जाते हैं? 3 आपका हो जाता है इसमें आपका पहला तो हो जाएगा क्या, चलिए लिख कर बताती हूँ यहाँ पर, सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा हो जाएगा मिश्रित वाक्य, यह कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने इसे पढ़ा होगा। और तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यानी यदि आपसे पूछा जाए प्रयोग या फिर संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो क्या जवाब देंगे आप? 3। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ेंगे, आगे एक दिया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब आप जानना चाहेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। और वह 8 कौन कौन से हैं? पहला है आपका विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयवाचक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। छठा है इच्छावाचक वाक्य। सातवां है संदेहवाचक वाक्य और 8वां है संकेतवाचक वाक्य।
इस प्रकार से देखिए हमने 8 के नाम आपको बता दिए हैं और इसकी विस्तृत क्लास भी हम लेकर आएंगे, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप जल्दी जल्दी फटाफट से उसकी रिवीजन करिए। पहला क्या है? पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। यह हो गए इसके 8 भेद। अब आप बताइए क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? जी हाँ मित्रों, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। क्रिया के आधार पर भी वाक्य के 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब प्रश्न आपके लिए प्रारंभ हो गया, फटाफट से आप प्रश्न को सॉल्व करिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। जी हाँ मित्रों, एक वाक्य दिया गया है, सदा सत्य बोलना चाहिए। यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, या फिर आपका है संकेतवाचक वाक्य? तो मित्रों यह है इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। सदा सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन क्या हर व्यक्ति सत्य बोलता है? नहीं बोलता, जिसकी मर्जी झूठ भी बोलता है। तो इस वाक्य में हो जाएगा, यदि यहाँ से संदेहवाचक नहीं होगा। आज्ञावाचक किसी को आज्ञा दी नहीं जा रही है। संदेहवाचक यदि यह कह दिया जाए कि हो सकता है आज वह आ जाए, तब यहाँ पर संदेह व्यक्त की जा रही है कि वह आ सकता है। संकेतवाचक बिल्कुल भी नहीं है, तो यह है इच्छावाचक वाक्य। स्पष्ट हुआ? यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें जरूर बताएं। अंडे सेना, एक मुहावरा दिया गया है, अंडे सेना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वावलंबी होना, घर में बेकार बैठना। मित्रों यदि इसका अर्थ पूछा जाता, यानी सीधे अर्थ पूछा जाता, तब तो कुछ और होता, लेकिन यह मुहावरा दे दी गया। आपको पता है कि मुहावरा में जो डायरेक्ट लिखा रहता है उसका अर्थ नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग ही प्रकार का होता है। यानी अंडे सेना का यदि आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ में क्या होगा? जो मुर्गियां होती हैं वो अपने जो अंडों के ऊपर बैठती हैं, तभी तो चूजे बाहर निकलते हैं, उस प्रक्रिया को अंडे सेना कहते हैं। लेकिन जब ये मुहावरा है तो मुहावरा में ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब कि घर में बेकार बैठे रहना। क्या है मित्रों? घर में बेकार बैठे रहना को आपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुना भी होगा। लोग कहते हैं क्या घर में अंडे से रहे हो? तो अंडे सेने का मतलब घर में बेकार है तो बैठे हो, चलो कुछ काम वाम करो, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अगला आपसे पूछा जा रहा है पत्रों के प्रकार होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस पत्र को आप जब लिखें, किसी पत्र को लिखते हैं उसके संबोधन में क्या क्या लिखते हैं, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। उससे संबंधित एक प्रश्न है, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? जी हाँ मित्रों, व्यवसायिक यानी जो बिजनेस के सिलसिले में जो पत्राचार किया जाता है उसमें संबंधित कौन सा है? ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सोच के बताइए। थोड़ा स्क्रीन पर थोड़ी देर आप होल्ड रखिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर बताइए। इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी ऐसे पत्रों में जो संबोधन होता है महोदय या महाशय आदि शब्दों के द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि यह व्यावसायिक पत्र है। व्यावसायिक यानी किसी बिजनेस के सिलसिले में जब मैनेजर से, किसी कंपनी के मालिक से बातचीत की जाए, पत्राचार किया जाए, हमें क्या माल लेना है, क्या माल देना है, क्या गड़बड़ी है, इस सिलसिले में जब बात की जाए तो वह सब हो जाता है व्यावसायिक पत्राचार। और उसमें किस प्रकार का संबोधन होता है? तो महोदय या महाशय जैसे संबोधनों का उपयोग किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से कौन सी जीवनी है? जी हाँ मित्रों, अधिकतर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, कौन से क्या क्या है। अतीत के चलचित्र, लेखिका इसकी दी गई है महादेवी वर्मा। यह बहुत ही अच्छा है। आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, अतीत के चलचित्र किसका है? तो आप बता देंगे महादेवी वर्मा का है। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नीड़ का निर्माण किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। वही हरिवंश राय बच्चन जिनके पुत्र हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं अभिषेक बच्चन, यानी अभिषेक बच्चन के जो दादाजी थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। चलिए यहाँ पर दिया गया आपके लिए, ये जो है अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है।
इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, गिल्लू लिखा है, अपना परिवार लिखा है ना, यामा है। तो बहुत रचनाएं हैं इनकी, महादेव वर्मा जी की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो तो हो जाएगा आवारा मसीहा, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और बंगला के जो लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी जीवनी है। और चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। चिंतामणि एक लेखक भी हुए हैं, तो वो नहीं है, चिंतामणि एक निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। नीड़ का निर्माण फिर हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा। हरबंस राय बच्चन जी ने 4 भागों अपनी आत्मकथा लिखी है। जी हाँ मित्रों, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, ये 4 आत्मकथाएं उन्होंने 4 भागों में लिखी हैं। साहित्य भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप इसे भी जानते रहिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न काव्य पंक्तियां उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित नहीं हैं। जी हाँ मित्रों, आप बताइए कौन सी है ऐसी जो उनके साथ सुमेलित नहीं है। पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, यह तुलसीदास की है। ये उपमान मैले हो गए हैं, अज्ञे की है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली सरगुप्त की है। बतरस लारस लाल की है, पंक्ति बिहारी की है। इसमें कौन सा सही है बताइए। 1 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर सभी सत्य हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, रुकिए, समझिए और जवाब दीजिए। सही जवाब इसका हो जाएगा सभी सही है। जी हाँ मित्रों, क्या है, सभी सही है। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट जार। यह पंक्ति किसकी है, बिहारी लाल की। ये उपमान मौले हो गए हैं, देवता कर गए हैं कूच। इन उपमानों के यानी अज्ञे जी ने एक नए उपमान का प्रयोग किया। इन्हें प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। मैथिली सरगुप्त ने साकेत लिखा, आप उन्हें जानते ही हैं। और तुलसीदास जी को तो बिरला ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, रामचरितमानस के लेखक के रूप में विख्यात हैं। मेहमान शीघ्र चले जाएंगे, यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में शीघ्र क्या है आपको बताना है। पंक्ति में शीघ्र क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणीवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह काल दर्शा रहा है कि शीघ्र चले जाएंगे, बहुत देर तक नहीं टिकने वाले हैं, वो शीघ्र ही चले जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही करें। और हमारा एक प्यारा सा छोटा सा चैनल है SSC 77 UP का, आप इस पर भी अपना प्यार बरसाएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, साथ में आप भी अपना प्यार और सहयोग बना के रखिए। मित्रों, एक कंप्लेन है आपसे, क्योंकि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे 90% वॉचर ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? आपको जल्दी रहती है क्लास देखने की, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ है नया आपके लिए हमारे पास। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद क्या है? पत्र धन अलय, वीर धन अंगना, मरण धन अशन, यथा धन आर्थ। देखने से ही आप समझ गए होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ इस लेवल तक तो आप पहुँच ही गए हैं। वीर धन अंगना, ये यानी कि वीरांगना, यह सही है, बाकी तीनों गलत हैं। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है आपको बताना है। कारक कौन सा है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, या फिर अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मित्रों क्या? संप्रदान कारक। जहाँ पर किसी को कुछ भी दिया जाए, देने के लिए जो कुछ भी दिया जाए तो वह संप्रदान हो जाता है। कर्म कारक, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, है ना। इतना तो आपने पढ़ा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी जो जितनी पिछली क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है व्याकरण की, व्याकरण के लगभग 35-40 प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं, तो आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, है ना। सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया। अच्छा, अब ये जल्दी एग्जाम आ गया है तो सारी चीज़ों को हम एक ही क्लास में नहीं बता सकते हैं ना, इसके लिए आपको हर टॉपिक की अलग अलग क्लासेस को पढ़ना होगा। तो हमने उसके लिए क्या किया था, एक व्याकरण का प्रैक्टिस सेट ही तैयार कर दिया, लगभग 40-40 प्रैक्टिस सेट है। तो आप उन सभी को जा करके फटाफट से वॉच कर डालिए, और श्योरिटी है कि व्याकरण का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपकी परीक्षा में। चलिए आप बताइए, निम्न में से किस वाक्य में भूतकाल है? यदि वह जाता तो मैं भी जाता। सीमा बाजार जा रही है, वह बाजार जाता है,
मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इसमें सही क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यदि वह बाजार जाता तो मैं भी जाता। और इसमें होगा क्या, हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेद मद भूत। भूतकाल कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार होते हैं, भविष्य काल कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। और यदि आपको आता है, आपने पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितने प्रकार होते हैं। चलिए बताइए, आपके लिए आज का क्वेश्चन है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। हाँ जरूर बताइएगा। वह बाजार जाता है, सामान्य वर्तमान काल है ना। यदि वह, जहाँ पर यदि वह आता शर्त रख दी जाए एक प्रकार से, यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, यदि वह पढ़ेगी तो मैं भी पढ़ूंगा, यदि वह सोएगा तो मैं भी सो जाऊंगा, यदि वह खाना खाएगा तभी मैं फूल लाने जाऊंगा। इस प्रकार के जहाँ पर सेंटेंस आएगा वहाँ हेतु हेतु मद हो जाता है। आगे प्रश्न है आपके लिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं या फिर 7 हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद होने वाले हैं 4। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं मित्रों, 4 भेद होते हैं। अब 4 में कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया गया इसका। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। मित्रों इसीलिए मैं कहती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये इतनी सुंदर और प्यारी जो PDF बनाई गई है हमारे सर के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, वह आपको उसी चैनल पर मिलेगी, यानी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य ही जुड़े। चलिए बात बताइए, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। पंक्ति में फटाफट जो है वो क्या है, फटाफट क्या है, जैसे फटाफट खाना खा लो, फटाफट ये काम कर लो। रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, फिर कालवाचक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ये आपकी स्क्रीन पर रहा, रीतिवाचक। फटाफट क्या है, रीतिवाचक है। आगे का जो प्रश्न है आपके लिए, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, बताएं आप में। अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, 4 समास दिए गए हैं। चारों में से कौन सा है, तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, और जहाँ पर उपसर्ग हो या कि पहला पद अव्यय हो वहाँ पर हो जाता है अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे, वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे में कौन समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, फिर तत्पुरुष समास है। तो धीरे धीरे में आपका आ जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, तेज तेज, सभी आपका अव्ययी भाव समास जाता है। मित्रों आधुनिक इतिहास के चुनिंदा क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। हाल ही में बहुत अच्छी क्लासेस बनाई गई है। करंट अफेयर है, एक ही क्लास में आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, एक ही क्लास में इतिहास पढ़ना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी क्लास, आधुनिक इतिहास तो बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। यदि आप कोई भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं, और चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल पर जरूर आए, पधारें, ठीक है। और वहाँ पर देखिए आपको कितनी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। ये इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, अग्निवीर, इंडियन नेवी, शिक्षक व्याख्याता भर्ती, आत्मानंद विद्यालय, SSC, CHSL, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, जितनी भी भर्ती है वर्तमान में चल रहे हैं उन सभी की तैयारी, उन सभी की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। चलिए आप बताइए, इनमें से कौन सा कथन तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व संख्यावाची होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है क्या, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। जी हाँ मित्रों, उत्तर पद प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, आपको बताना है। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है, भला बुरा, नवयुवक, पंसेरी, बखूबी। देखने से पता चल रहा होगा द्विगु का सबसे बड़ा जो पहचान है वह है संख्यात्मक या संख्यावाचक होता है। तो पंसेरी, यह है पसेरी। पसेरी आपने सुना होगा, एक मापक विधा है जो गांवों में तौल के लिए प्रयोग की जाती है। पसेरी उसे कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या है, द्विगु समास है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया था ऊपर, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था जब मैं वाक्य के भेद बता रही थी आपको। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए, थोड़ा सा जवाब दीजिए, गलत तो नहीं बताएंगे बिल्कुल, अब मैं जानती हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप, है ना। अब देखिए, जो वाच्य के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब
कर्तृवाच्य कहते किसे हैं ये जान लीजिए। वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो तो वह वाक्य कर्तावाच्य होगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने, किसने खाना खाया? राम ने खाना खाया। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। यदि राम नहीं है तो खाना किसके द्वारा खाया गया इसका पता नहीं चल पाएगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कर्ता के साथ ने की विभक्ति लगी हुई है, सबसे बड़ा इसका जो चिन्ह है याद करने का, देखने का, समझने का, वह है ने की चिन्ह, उन्हीं का चिन्ह लगा होगा। और कर्मवाच्य क्या होता है? वाक्य में कर्ता तो होगा, कर्ता के साथ या के द्वारा या विभक्ति आ सकती है, हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्य में वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होगा, क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, राम के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, राधा के द्वारा साइकिल चलाई जाती है ना। ये द्वारा यानी कि माध्यम पहले बता दिया गया था, द्वारा या माध्यम इसमें जरूर प्रयुक्त किया जाएगा। बाई के अर्थ में जैसे उसके द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है, इस प्रकार का यहाँ पर आता है सेंटेंस है। अगला आपको जो है भाववाच्य, उसे पहचानना बहुत ही आसान है। भाववाच्य में क्या होता है? वाच्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी, मतलब कर्म नहीं होगा, क्रिया एक वचन पुल्लिंग क्रिया होगी, कर्ता अनुपस्थित होगा। जैसे कहा जाएगा कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ ओ विभक्ति लगी हो तो वाक्य भाववाचक हो। जैसे राम से विद्यालय जाया नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता? विद्यालय नहीं जाया जाता, उससे खाना नहीं खाया जाता, इस प्रकार का वाच्य हो। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अभी हमने आपको बताया है। कर्तृवाच्य कहलाते हैं, कर्मवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं, या फिर मिश्रित वाच्य कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत ही सही जवाब दिया आपने। वह कहलाता है कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा संपादित किया जाता है, इसीलिए से कर्तृवाच्य कहते हैं। राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। इसमें क्या होगा? कर्तृवाच्य, कर्तृवाय, कर्मवाच्य, मिश्रित वाच्य। क्या होगा इसका सही जवाब दीजिए? इसका जवाब हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें राम ही तो आम खा रहा है। इसमें भी राम की विशेषता नहीं, कर्ता की विशेषता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, फिर कर्तृ और कर्म दोनों हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी देर से मैंने स्पष्ट कर दिया है तो आप अंतर स्पष्ट कर पाएँ क्या है इसमें। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बताइए, श्याम को पुस्तक पढ़ रही है, यह किस वाच्य में है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या फिर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए मित्रों, आज की क्लास यह रही, और हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, अपना प्यार से बना कर रखें। और जो हमारा यूपी का चैनल है SSC 77, उसे भी अपना प्यार दें, सहयोग दें, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ मित्रों, यदि आपको यह क्लास पसंद आया तो हम बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।